हेलो बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग और आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज जो हमारा चैप्टर चल रहा है उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, है ना। तो इसके आगे का जो टॉपिक है पथ C4, या हम जिसको कहते हैं कि C4 चक्र बोलते हैं, और इसको एक हैज एवं स्लैक चक्र भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? हैज एवं स्लैक चक्र भी कहते हैं। तो आज की क्लास में हमारी इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तो सभी बच्चे लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे आ जाएं, फिर हम लोग क्लास को बहुत बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करें। ठीक है, तो बच्चे की संख्या बढ़ानी है और क्लास में पूरे टाइम तक बहुत ज़्यादा मैं लंबी क्लास नहीं लूँगी। आधे घंटे की क्लास होगी, तो आधे घंटे तक आपको क्लास में बने रहने हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो क्या सभी बच्चे रेडी हो चुके हैं? बताइए, सभी लोग रेडी हो चुके हैं तो क्लास स्टार्ट हो जाए। सभी बच्चे अगर रेडी हो चुके हैं तो बताइए भाई, क्लास स्टार्ट हो जाए आप लोगों की। और इसके पीछे बेटा जो हमने देखा है कैल्विन चक्र, आपके 11th एग्जाम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप सभी जो कैल्विन चक्र वाले टॉपिक है बच्चे, वो आप तैयार कर लेना, है ना। जिसमें हमने ये डिस्कस किया था, जो ये कैल्विन चक्र होते हैं ये तीन तीन चक्रों में संपन्न होते हैं। पहला होता है कार्बोक्सिलीकरण, दूसरा होता है फास्फोग्लिसरिक जो एसिड है उसका अपचयन, और चौथा होता है रीजनरेशन, यानी कि जो वापस से वो ब्रेक डाउन हो रहा है ना। 6 कार्बन वाला जो मॉलिक्यूल है वो 3 कार्बन वाला है ना, 3 कार्बन वाले 2 अणु में अगर डिवाइड हो रहा है तो वापस से उसमें रीजनरेशन हो रहा है, और रीजनरेशन से वापस से अपने जो एक नॉर्मल फॉर्म है उसका ना, जो जिस कंडीशन में है ना, जिस अवस्था में है वो वापस से उस अवस्था में आ जाते हैं। ओके, तो मुझे उम्मीद होगी बच्चे कि आपको पीछे वाली जो क्लास है वो आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे C4 पथ के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? पथ C4, या हम इसको कहते हैं C4 पथ। ठीक है, तो क्या डिस्कस करेंगे? हेडिंग क्या डालेंगे बेटा? आप सभी बच्चे हेडिंग डालोगे C4 पथ। C4 पथ, ये C4 पथ है क्या? इसके पीछे हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? कि C3 पादप और C4 पादप में अंतर। क्या C3 पादप होते हैं और कैसा C4 पादप होता है। लेकिन आज की क्लास में हम पूरा C4 पथ के बारे में और इस पथ के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। इस पथ को और क्या कहते हैं बेटा? इस पथ का जो नाम है, इसको एक नाम से और जानते हैं, जो हम कहते हैं हैच एवं स्लैक। क्या? हैच एवं स्लैक चक्र। तो आप लिख सकते हैं, इसको एक और नाम देते हैं। क्या देते हैं? हैच एवं, ठीक है, हैच एवं स्लैक चक्र, स्लैक चक्र। ठीक है, तो हैच एवं स्लैक चक्र ये हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब हम C4 पथ की बात क्या करते हैं बेटा? ये सी पथ जो पौधे होते कैसे? देखो, जो पौधे उष्णकटिबंधी है ना, जो पौधे शुष्क उष्णकटिबंधी क्षेत्रों में पाए जाते हैं उनमें सी पथ होता है। यानी कि ये सी पथ है क्या? जैसे हमने देखा सी साइकिल, जैसे हमने क्या देखा था बच्चे? सी साइकिल, है ना, C3 साइकिल, उसी तरह ये C4 पथ भी होता है ना, पथ होता है। और वे उन पौधे में होता है जो पौधे शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? शुष्क उष्णकटिबंधी वाला जो क्षेत्र होता है वहां पे ये C4 पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर? क्लियर है? ओके, तो थोड़ा सा इसके बारे में हम डिटेल्स डाल लेते हैं, उसके बाद आगे हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो, सन 1966 में हैज एवं स्लेक ने बताया कि कुछ पादपों में CO2 का ग्रहण करने पे निर्मित प्रथम अस्थायी यौगिक 4 कार्बन युक्त ऑक्जेलो अम्ल होता है, अतः इसे C4 चक्र कहते हैं। देखो, सबसे पहले थोड़ा सा हम डिटेल जाने कि ये जो C4 पथ है किसने दिया? 1966 में। कितने सन में? सन 1966 में। हैच एवं स्लैक 2 वैज्ञानिक थे। कौन थे? हैच एवं स्लैक नामक 2 वैज्ञानिक थे, और इन दोनों वैज्ञानिकों ने ही क्या किया था? सन 1966 में हैच एवं स्लैक नामक 2 वैज्ञानिक थे, और इन्होंने क्या देखा कि इन्होंने बताया कि कुछ पादपों में
है ना। कौन से पादप यानी उष्णकटिबंधी वाले पादपों में CO2 ग्रहण करने पर प्रथम अस्थाई यौगिक 4 कार्बन वाला ऑक्जेलो, ठीक है, 4 कार्बन युक्त ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल बनता है, अतः इसे C4 चक्र कहते हैं। ठीक है, ओके। तो थोड़ा सा हम C4 पथ के बारे में लिख लेते हैं, फिर आगे हम इसको डिस्कस करते रहेंगे कि C4 होता है क्या। ठीक है, तो हेडिंग क्या डालोगे बेटा, C4 पथ। ठीक, या H एवं स्लैक पथ, हैच एवं स्लैक पथ, C4 पथ यानी हैच एवं स्लैक पथ। तो आप क्या लिखोगे बेटा, इनमें आप नोट करोगे सन 1966 में, सन 1966 में हैच एवं स्लैक ने बताया कि, ठीक है, कितने में, सन 1966 में हैच एवं स्लैक ने बताया कि कुछ पादपों में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने पर प्रथम अस्थाई यौगिक, प्रथम अस्थाई यौगिक, ठीक है क्या, सन 1966 में हैच एवं स्लैक ने बताया कि कुछ पादपों में CO2 ग्रहण करने पर प्रथम अस्थाई यौगिक 4 कार्बन युक्त, कितना, 4 कार्बन युक्त, ठीक है, 4 कार्बन युक्त ऑक्जेलो एसिटिक यानी एसिटिक अम्ल, यानी क्या, OAA, ठीक है। तो ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल बनता है, ठीक है, इसे C4 पथ कहते हैं, C4 पथ, या हैच एवं स्लैक पथ कहते हैं, हैच एवं स्लैक पथ कहते हैं, हैच एवं स्लैक पथ कहते हैं। यानी सन 1966 में कितने बच्चे, सन 1966 में दो वैज्ञानिकों ने, कौन से वैज्ञानिक, एक हैच नामक और स्लैक, ये इन दोनों वैज्ञानिकों का नाम है और इन्होंने अपने नाम पे ही इसको दिया है। तो सन 1966 में हैच एवं स्लैक ने बताया कि कुछ पादपों में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने पर प्रथम अस्थाई यौगिक 4 कार्बन वाला यौगिक बनता है, और 4 कार्बन युक्त कौन सा, ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल, जिसको हम OAA कहते हैं, ठीक है, और इसे हम C4 पथ या हैज स्लैक चक्र भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे क्या लिखोगे बेटा कि C4 चक्र मीजोफिल कोशिका और बंडल शीत दोनों के अलग अलग प्रकार के हरित लवकों में पूर्ण होता है। ठीक है, क्या लिखोगे, आगे लिखोगे बेटा C4 चक्र,
ठीक है, तो पेज चेंज कर दे रही हूं, पेज चेंज मैं कर रही हूं। आगे लिखोगे C4 चक्र। ठीक है, क्या? C4 चक्र मीजोफिल कोशिका, मीजोफिल कोशिका एवं बंडल शीत कोशिका, बंडल शीत दोनों में अलग अलग, दोनों में अलग अलग हरित लवकों में, हरित लवकों यानी कि क्लोरोप्लास्ट, तो हरित लवकों में पाए जाते हैं, हरित लवक पाए जाते हैं। ठीक है, और C4 पत्र पथ सूक्ष्म उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वाले पादपों में होता है। आगे क्या लिखोगे कि C4 पत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखोगे बच्चे? नेक्स्ट लिखोगे आगे C4 पथ शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वाले पादपों में होता है, पादपों में होता है। ठीक है, जो C4 पथ होगा ये शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वाले पादपों में होता है, यानी जितने भी शुष्क और उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्र वाले जो पादप होंगे उन पादपों में ये C4 पथ पाए जाते हैं। ठीक है, और ये ध्यान देना कि ये जो C4 पथ होगा, चाहे मीजोफिल कोशिका है चाहे बंडल शीत है, दोनों जो सेल्स है दोनों सेल्स के अलग अलग हरित लवकों में संपन्न होती है। ठीक है, ओके, क्लियर? इतनी बात क्लियर? इतनी बात क्लियर सभी बच्चे को? इतनी बात क्लियर? और देखो जो C4 विशिष्ट है, ठीक है, और जो बेटा जो C4 पौधे होते हैं वो विशिष्ट होते हैं क्योंकि पत्तियों में विशेष प्रकार की शारीरिकी होती है। जितने भी C4 पौधे हैं ये पौधे विशिष्ट होते हैं। विशिष्ट क्यों होते? क्योंकि इनकी जो लीफ है इनमें एक विशेष शारीरिकी होती है, ये उच्च ताप को सह सकते हैं। ठीक है, और उच्च प्रकाश तीव्रता के प्रति अनुक्रिया करते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी C4 प्लांट वाले पौधे हैं इनमें एक बहुत विशिष्ट प्रकार की विशेषता है, ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है। टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा हाई है तो ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर को भी सह सकते हैं। ठीक है, और उच्च प्रकाश की तीव्रता में, टेम्परेचर हाई है और जो लाइट का प्रकाश है ना, वो जो तीव्रता आ रही है उस तीव्रता के अकॉर्डिंग है ना, उनके अनुसार वो कार्य को भी कर सकते हैं। उनके अनुसार क्या करेंगे? वो कार्य को भी कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे कि C4 पौधे विशिष्ट होते हैं और इनकी पत्तियों में एक विशेष प्रकार की शारीरिकी होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? C4 पौधे विशिष्ट होते हैं, विशिष्ट होते हैं एवं इनकी पत्तियों लीफ पत्तियों में विशेष शारीरिकी होती है, विशेष शारीरिकी
विशेष सारकी होती है। ठीक है, तो C4 पौधे विशिष्ट होते हैं एवं इनकी पत्तियां यानी लीफ में विशेष सारकी होती है, यानी जितने भी C4 पौधे होंगे वो विशिष्ट होते हैं। और विशिष्ट के साथ साथ इनकी जो लीफ होती है ना, जो इनकी पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों में विशेष प्रकार की सारकी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? इनकी जो सारकी होती है बहुत ही बेस्ट तरीके से होती है। ठीक है, आगे क्या लिखोगे? ये उच्च ताप को सह सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम लोग। मेरे साथ साथ सभी बच्चे को नोट करते हुए चलने हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है या परेशानी होती है, जो भी आपको प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो कि मैम मुझे यहाँ पे दिक्कत है, मुझे ये टॉपिक नहीं समझ में आई, या आपके जो मत है आप अपने उस सुझाव को दे सकते हो ताकि आपके अकॉर्डिंग किया जाए। ठीक है, चलो आगे क्या लिखोगे? C4 पादप या ये उच्च ताप को सह सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट ए, उच्च ताप, हाई टेम्परेचर। तो उच्च ताप को सह सकते हैं। ठीक है, तो ये उच्च ताप को क्या कर सकते हैं भाई? उच्च ताप को सह सकते हैं। तो हाई टेम्परेचर को कौन सहेगा? ये उच्च ताप को सह सकते हैं। तो जो हाई टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, तो उस टेम्परेचर को कौन सह सकता है, कौन सहेगा? तो ये उच्च ताप यानी हाई टेम्परेचर को सह सकते हैं। और ये उच्च प्रकाश तीव्रता के प्रति अनुक्रिया करते हैं। क्या लिखोगे आगे? ये उच्च प्रकाश, ये उच्च प्रकाश तीव्रता के प्रति अनुक्रिया करते हैं। क्या करते हैं? अनुक्रिया करते हैं। ठीक है, इनमें प्रकाश श्वसन नहीं होती और इनमें जैवभार अधिक उत्पन्न होता है। ठीक है, आगे क्या लिखोगे? इनमें प्रकाश श्वसन, इनमें प्रकाश श्वसन नहीं होता है, नहीं होता है, एवं जैवभार अधिक उत्पन्न होता है। जैवभार अधिक उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इनमें प्रकाश श्वसन नहीं होता है ना। ये जो प्रकाशी श्वसन होता है, तो जितने भी C4 प्लांट है, तो C4 पौधों में क्या होगा? प्रकाश श्वसन क्या है बच्चे? अनुपस्थित होते हैं। और प्रकाश श्वसन अनुपस्थित होते हैं, तो इनमें जो जैवभार होगा, जो जैवभार होता है, वो जैवभार क्या होगा? अधिक उत्पन्न होता है। ठीक है, क्लियर? तो इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है, साथ साथ बेटे आगे क्या लिखोगे? इनमें 5 ATP तथा दो NADPH, ठीक है, NADP अणुओं की आवश्यकता होती है। तो क्या लिखोगे आगे? इनमें 5 ATP, 5 ATP एवं 2 NADP की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इनमें 5 ATP एवं 2 NADP की क्या होती है? आवश्यकता यानी कि जरूरत होती है। ठीक है, और C4 पादप अच्छे प्रकाश संश्लेषक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? C4 पादप
सी फॉर पादप, अच्छे अच्छे प्रकाश संश्लेषक, प्रकाश संश्लेषक होते हैं। ठीक है, C4 जो पादप होते हैं क्या होते हैं? एक अच्छे प्रकाश संश्लेषक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? एक अच्छे प्रकाश संश्लेषक होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके C4 पादप। तो अब तक हमने क्या देखा C4 पादप में, वापस से थोड़ा सा देख लेते हैं कि C4 पादप को हम हैच एंड सेलेक्ट पथचक्र भी कहते हैं, पथ भी कहते हैं। और इनको सन 1966 में दो वैज्ञानिक यानी हैच एंड सेलेक्ट नामक दो वैज्ञानिकों ने क्या किया था कि कुछ पादपों में इसको क्या क्या था यूज किया था, और इनमें देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने पे जो प्रथम अस्थायी यौगिक बनता है, जो उत्पाद बनता है, वो 4 कार्बन युक्त यानी कि ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल बनता है। ठीक है, और इसे ही हम C4 पथ या हैच चक्र कहते हैं। और C4 चक्र मीजोफिल कोशिकाओं एवं बंडल से दोनों में अलग अलग हरित लवकों में पाए जाते हैं। यानी कि जो C4 पथ होता है ये मीजोफिल कोशिका और जो बंडल शीत कोशिका बंडल शीत होता है, इन दोनों के अलग अलग जो क्लोरोप्लास्ट होता है, उन क्लोरोप्लास्ट में ये संपन्न होते हैं। ठीक है, आगे हमने देखा कि C4 पथ शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वाले पादपों में होता है। ठीक है, C4 पौधे विशिष्ट होते हैं एवं इनकी पत्तियां में विशिष्ट सारकी होती है। ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर को सह सकती हैं, और ये हाई टेम्परेचर ने प्रकाश की हाई टेम्परेचर जो तीव्रता आ रही है उस तीव्रता के अकॉर्डिंग कोई की अनुक्रिया भी कर सकते हैं। इनमें प्रकाश श्वसन नहीं होता। जब प्रकाश श्वसन नहीं होता तो इनमें जैव भार बहुत ज़्यादा अधिक उत्पन्न होता है, और ये क्रिया करने के लिए इनको 5 ATP और 2 NADP का यूज होता है। और जितने भी C4 पादप होते हैं वो प्रकाश संश्लेषक में अच्छे होते हैं। ठीक है, तो C4 पादप अच्छे प्रकाश संश्लेषक होते हैं। तो यही है बेटा C4 पादप। इससे ज़्यादा आपने कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि यही आपके एग्जाम में आएगा। उससे ज़्यादा आपने यहाँ पे कुछ भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो मुझे उम्मीद होगी कि आप सभी बच्चे को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप कमेंट पे करके बता सकते हो कि नहीं मैम मुझे यहाँ पे दिक्कत है। और अगर असल में देखा जाए तो इस चैप्टर की एक लास्ट टॉपिक रह गई है, वो भी है प्रकाश श्वसन। और प्रकाश श्वसन के साथ साथ थोड़ा सा उसमें हम देखेंगे कि प्रकाश को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, यानी कि जो लाइट है उस लाइट को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो एक क्लास के बाद हमारा ये जो चैप्टर हो जाएगा ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम इंड कर देंगे, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम इसके आगे के चैप्टर में चलेंगे जो है कि पादपों में श्वसन। ये तो हमने ये जो हमारा चैप्टर है प्रकाश संश्लेषण ना, कि उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया देख रहे हैं कि जितने भी हायर प्लांट्स हैं उनमें कैसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। तो हमने यही बेटा अब तक जो हमने देख लिया कि जितने भी हरे पादप हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है दो प्रकार से होती है। एक होती है लाइट रिएक्शन, एक होता है डार्क रिएक्शन। मैंने ये बोला बेटा कि डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं हो रहा है कि वो अंधेरे में हो रहा है, नहीं, वो क्रिया हो रही है, उस क्रिया करने के लिए कोई भी लाइट की जरूरत नहीं है ना, लाइट उसको नहीं चाहिए। ओके, तो आगे की जो टॉपिक होगी हमारी प्रकाश श्वसन की होगी, साथ साथ उसमें प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे प्रकाश संश्लेषण को, जो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन हो रही है, इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं। क्योंकि अगर देखो असल में देखा जाए तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी तो पौधे भोजन नहीं बनाएंगे, साथ साथ ऑक्सीजन गैस नहीं बनेगी, है ना। जब ऑक्सीजन गैस नहीं बनेगी तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, और भोजन के बिना भी हम क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। ओके, तो बस आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, यानी इस चैप्टर के। तब तक सही बच्चे को बाय बाय, टेक केयर।